आगे क्या होगा और इसकी सिचुएशन क्या है। तो आज जनाब मुस्तरद आज ट्विटर हो, फेसबुक हो या कहीं भी हो, आपको सबसे ज़्यादा जो वर्ड मिलेगा वो मिलेगा मुस्तरद। तो मुस्तरद इसलिए कि आज जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उसमें 90% जो टॉप लीडरशिप थी उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए। ये पाकिस्तान की तारीख में यानी कि आज की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान की तारीख में इतने कागजात कभी मुस्तरद नहीं हुए। यानी कि डिक्टेटरशिप के जो दौर थे या वो दौर जब मार्शल के दौर थे, उस दौर में भी इतने कागजात मुस्तरद नहीं हुए जितने आज कर दिए गए। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ये भी डिस्कस करेंगे जो कागजात मुस्तरद हुए हैं इनकी जो है ना रिवर्स कैसे होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक टेक्निकल समझने की बात है कि ये जितने भी कागजात मुस्तरद हुए हैं इसमें 90% बल्कि 99% कागजात जो मुस्तरद है वो रिज्यूम हो जाएंगे। यानी कि सारे जो डिसीजन आरओ या वगैरह ने जो अभी किए हैं डीसी साहब, एसी साहब ने, तो ये सब के सब रिटर्न बैक होंगे और सबके कागजात रिज्यूम होंगे। उसकी वजह ये कि जो आरओ हैं उनके पास एक लिमिटेड आप समझ लें उनके पास अथॉरिटी होती है। वो कोई जज नहीं है, वो कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वो कोई मतलब है खुद से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। वो सिर्फ जो कंक्रीट या एविडेंस होते हैं उसकी बेस के ऊपर उसको कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है। जो कागजात के ऊपर ऑब्जेक्शन करता है उसकी जिम्मेदारी होती है वो कि कंक्रीट इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि जो अदालत से जो या ऐसे एविडेंस हो जिसको जुठलाया ना जा सके और जिनकी जो ना जिसके ऊपर आप 100% श्योरिटी हो कि ये ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी जायदाद डिक्लेयर नहीं की कागजात के अंदर, अब आपको जो पटवार खाना है या जो आपकी वो सर्कुलर जो आपकी रिकॉर्ड है उसमें से एविडेंस जो ऑब्जेक्शन जिसने करनी उसने लाना है, उसने उनको क्लियर करना है एसी डीसी जो आर वगैरह है उसको कि देखें ये चीज जो इसने सबमिट की है ये इसके अंदर नहीं है, ये उसका एविडेंस है। ठीक है, जब वो एविडेंस देखता है वो भी विद प्रूफ उसको वो पहले वो करते हैं 3 टाइम उसको रिज्यूम करना पड़ता है वेरिफिकेशन के कहीं गलत तो नहीं चीज आ गई, उसके बाद वो उसको रिजेक्ट करता है। अब यहाँ पे मसला ये कि आरओ साहब एक इसके अंदर जो है ना एक शायद खटक है, ठीक है, उसके आरओ साहब ने पेशावर के अंदर और करक के अंदर उसने जनाब डिसीजन ही लिख दिया कि ये इसके ऊपर एफआईआर है इसलिए ये डिस्क्वालिफाइड है। यानी कि अनबिलीवेबल ऐसे डिसीजन आरओ ने के खुदा की बना जो यानी कि खुद ही ज्यूरिडिक्शन में बन गए, उसके बाद ऑर्डर ही लिख दिए। तो ऐसे आरओ कैसे इलेक्शन कंडक्ट करेंगे? ये तो बड़ी मतलब है कि पूरी वर्ल्ड लेवल पे नेशन लेवल पे ये एक्सेप्टेबल बात नहीं है कि आरओ कैसे मतलब ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आरओ जो है ना इनको नॉमिनेट किया है चीफ जस्टिस साहब ने और चीफ जस्टिस साहब इस वक्त छुट्टियों पे हैं। चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी अगर कल को ये आरओ की वजह से मुल्क के अंदर कोई हंगामा बर्पा होता है या मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज एक नई अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो उसकी जिम्मेदारी यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस साहब के ऊपर आएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के ये लगाए हुए आरओ है, उन्होंने ही ऑर्डर पास किया था कि ये आरओ आप जो है ना इससे ले लें, आप सिविलियन से ले लें। यानी कि एक आरओ जो होते हैं जो अदलिया से होते हैं उनकी थोड़ी इंडिपेंडेंसी होती है, उनका अपना माइंड होता है, उनके पास एक वो होती है लिमिटेड एबिलिटी होती है, उन्होंने दोबारा जाके अपनी करनी होती है, ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। तो वो आरओ और इन आरओ में बड़ा फर्क है। तो आज जो उन्होंने गुल खिलाए हैं यकीन करो कि मतलब है कि आप देख लें कहीं पे भी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। 1971 जो एक बहुत बड़ा हमारे पास फेलियर है हमारा कि जिसके अंदर दो स्टेट आपस में डिवाइड हो गई, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ था, उसमें भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए थे। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो मामला बने वो और बात है। अब 1971 से भी अब जो हालात बनाएगा उससे भी बदतर हैं।
अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं कि जब आरओ को पता है कि 90% या 99% जो कागजात है वो रिज्यूम हो जाएंगे, तो फिर उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया? रिजेक्ट इसलिए किए, दिखाने के लिए कि चीफ जस्टिस साहब आपने हमसे जबरदस्ती इलेक्शन में प्रोसेस में लेके गए हैं, लेकिन हम चले तो गए हैं, लेकिन आगे जाके हम ऐसे ही अपनी मनमानी करेंगे, आपने जो करना है कर ले। असल में वो अदलिया को एक इंटीमेशन दे रहे हैं कि हमने आपकी बात नहीं माननी, ठीक है। अब लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारी रिट पिटीशन है जिसके अंदर कहा गया है कि आप जो नॉमिनेशन है या जो तजवीज कुनिंदा है आप उनको हिरास ना करें, उसके बावजूद भी उनको उठा लिया गया। अब यहाँ से ऑर्डर लेके जाते हैं आगे, एसएचओ साहब ऑर्डर को मानता ही नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर उनको नहीं मानने को तैयार एसएचओ। यानी कि अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए कि एसएचओ एक लाहौर हाई कोर्ट के जज को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक डेंजरस सिचुएशन है, ये एक अनलॉफुल है। ये सिर्फ ये नहीं पुलिस स्टेट बनती जा रही है, इसके अंदर लोगों में जो एक रिस्पेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है वो खत्म होती जा रही है। जब वो लोग देखेंगे कि जज के अहकामात नहीं माने जा रहे तो लोग भी अनलॉफुल हो जाएंगे, लोग भी कानून को हाथ में ले लेंगे। फिर वो कहेंगे जब ये नहीं मान रहा तो मैं क्यों मानूं। जब पुलिस वाले को जाके आप एक कागज दिखाते हैं कि भाई देखो ये एक लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन मेकिंग पावर है, आपको इस चीज की डायरेक्शन दी गई है, वो कहता मैं नहीं मानता, तो फिर जो दूसरी पार्टी वो क्या करेगी? फिर वो आएगी जज साहब के बजाय साहब कहेंगे यार मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैंने तो आपको एक डिसीजन लिख के दे दिया, तो मेरी जो थी अपनी विलिंग वो तो मैंने कर दी। तो फिर अल्टीमेटली मुल्क के अंदर एक फसाद बर्पा होगा, अल्टीमेटली मुल्क के अंदर जो एक लॉ एंड एजेंसीज है उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी जो है ना एक अल्लाह ना करे एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो जाएगी। तो मुल्क के अंदर एक नीयत एक क्रिएट किया जा रहा है, एक अनलॉफुल मुल्क को सिक्योरिटी स्टेट की तरफ एक पूरी प्रोपेगेंडे के साथ लेके जा रहा है, ताकि मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस को मुतनाज़ बनाने के लिए। ये कौन है और इसके पीछे कौन है, ये आने वाले वक्त में ये चीजें भी एक्सपोज हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके अंदर ये भी बता दो जो बड़े बड़े नाम आज जिनके कागजात मुस्तरद हैं उसमें लतीफ खोसा साहब हैं जी, और उसके पास जो है ना इमरान खान है, उसके बाद शेख रशीद साहब के भी कागजात मुस्तरद हो गए हैं, और उसके बाद जी आगे चलते हैं अख्तर मेंगल साहब के भी कागजात मुस्तरद कर दिए उन्होंने, ठीक है, इमरान खान के हो गए। उसके बाद परवेज इलाही के, उसके बाद परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही के, जिनके जितने बड़े बड़े टॉप की लीडरशिप थी सबके सब कागजात। अच्छा, कल इन्होंने पीटीआई वालों ने एक वो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनाब हमारे 1000 पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा जनाब 1000, उन्होंने 2000 से भी ज्यादा कर दिया रिजेक्ट। उन्होंने कहा ये लो, यानी कि इतनी वो हो रही है, मतलब बेशर्मी की इंतहा है कि थोड़ा सा बंदा वो आफ्टर जो है ना थोड़ी सी जब मैनिपुलेट हो चीजें तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेते, थोड़ा कहता है चल यार एक दो रिजेक्ट हो जाते कर लेते, बाकी नहीं करते ताकि थोड़ा सा भरम रह जाए। लेकिन यहाँ पे बेशर्मी की इंतहा ये है कि उन्होंने कहा चलो जी सबके सब थोक के हिसाब से सब ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, वो कागजात भी जो रिटर्निंग अफसर पहले एक्सेप्ट कर चुके थे उसको भी रिजेक्ट कर दिया। भाई क्यों रिजेक्ट कर दिया? कोई रीजन नहीं है। तो लेकिन इसके बावजूद भी अब जो पीटीआई के लोगों की एक स्ट्रेटजी है वो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर पहले ही अनस्टेबिलिटी, इसको मेंटेन करने के लिए, हालात को ठीक करने के लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है। इलेक्शन प्रोसेस में वो चले गए हैं और नेक्स्ट उन्होंने जो वहाँ पे अगर ट्रिब्यूनल बनेंगे उनमें भी वो अपनी फाइट करेंगे और फिर जो आला अदालतें वहाँ भी जाएंगे। ये एक अच्छी बात है कि हमें बिल्कुल कानून के अंदर रह के फाइट करनी चाहिए इनको, और जो पीटीआई के लोग हैं उनको बिल्कुल जो है ना एक प्रोसेस जो है ना उसको चलता रहना चाहिए, प्रोसेस को रोकना नहीं चाहिए। और ये अल्टीमेटली इस प्रोसेस को असल में ये सब इस प्रोसेस को रोकने की एक पहली एक सीढ़ी है। आगे भी इस तरह हर्डल जाएंगी, लेकिन अगर पीटीआई के लोग इस तरह अपने आप को मजबूत रखेंगे, इस तरह वो अपने आप को जो कहते हैं ना कि जीत उसकी होती है जिसका पेशन होता है, अगर वो अपने पेशन को इस तरह कंट्रोल करेंगे तो यकीनी तौर पे इलेक्शन का डे जो होगा वो इससे फिर जो नतायज होंगे आप देखेंगे कि किस तरह चेंज होते हैं, क्योंकि अवाम इस वक्त पीटीआई के साथ है और पीटीआई को मुझे नहीं लगता कि पीटीआई ये मौका ज़ाया करेगी। तो लेट्स सी, अब जो सेकंड राउंड है वो 1 या 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो 8 जनवरी या मेरे ख्याल 8 जनवरी तक रहेगा, 6 से 8 दिन है। तो उसके अंदर फिर देखते हैं कि जो थर्ड फेज है वो कैसे होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।